MB एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डिविजिबिलिटी रूल्स पर आधारित एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में 7 क्वेश्चन देखे थे, यहाँ तक हमने देखा था। आज हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई देखिए NTPC में कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। NTPC में सिर्फ एक स्टेप का क्वेश्चन आता है कि देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि ये दिया गया नंबर 11 से विभाज्य है, 11 द्वारा विभाज्य है, तो P का जो मान होगा वो क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं P का मान एक पूर्णांक हमें रखना है और वो भी एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के हम बारे में जान चुके हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्णांक होती हैं और ये अनंत तक जाती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे, इसमें से कोई भी हो सकती है। तो हम इसको तो हम मौखिक हल कर सकते हैं बिना जो है कॉपी और पेन के। तो हमने क्या कहा था, 11 का विभाजन का नियम क्या है कि सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग के जो योग हो, इन दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, ये हमारा पहला स्थान है। अगर इधर से हम गिनती करें, पहला और ये तीसरा स्थान है, तो इनका योग मैं निकालूं तो P+1 इतना हुआ इनका योग। और ये दूसरा स्थान सम स्थान है, ये दूसरा स्थान है और ये चौथा स्थान है। तो यहाँ पे हम बात करें तो इनका योग हो गया 10, 7 3 10 हो गया। अब हम जानते हैं यहाँ पे जो P रखा हुआ है, P का मतलब है एक अंक। आप इस बात पे ध्यान देंगे, नहीं तो आप ये सोच लीजिए कि भाई मैं यहाँ P की जगह पे रख लेता हूँ 21। जैसे आप सोच लें P की जगह मैं रख लूँ 21 और 21 ना रख कर कितना रख लें हम, हाँ 20 रख लें। अगर P की जगह हम 20 रख लें, ध्यान दीजिए जो हम बात कर रहे हैं, P की जगह पर हम 20 रख लें तो 1 जुड़ करके 21 हो जाएगा। विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग 20 हो जाएगा। इसमें से सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग है 10, घटाएंगे तो देखिए 11 का मल्टीपल आ गया 11, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन हम क्या करें, यहाँ हमें ये बात का ध्यान देना है कि भाई यहाँ जो बात चल रही है वो P का मान क्या चल रहा है। P की जगह पे एक ही अंक हम रख सकते हैं, जितना बड़ा से बड़ा रख सकते हैं हम एक ही अंक रखेंगे। तो हमारे सम स्थानों पे स्थित अंकों का योग कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। जो सम स्थानों पे स्थित अंक है उनका योग है 10। तो अब हम मैक्सिमम क्या बना सकते हैं भाई, यहाँ पे P+1 मिल रहा है विषम स्थानों पे स्थित अंकों का योग, तो P का मैं मान अधिकतम से अधिकतम 9 रख सकता हूँ। तो 9 रख करके और दोनों को बराबर करके अब घटा करके 0 ला लूँ मैं। तो यहाँ क्या रख लिया मैंने, P यानी 9 रख लूँ, 9 1 10 हो जाएगा। तो P का मान 9 रखने पे 9 और 1 ये 10 हो गया, यानी विषम स्थानों पे स्थित अंकों का योग भी 10 हो गया और सम स्थानों पे भी रखे हुए अंकों का योग 10 हो गया। अब घटाएंगे 0, तो अब देखिए ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, अब ये 11 से विभाज्य होगा। तो P की जगह में क्या रखा हमने, 9, ये हमारा आंसर है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे भी 11 से विभाज्य है, ये नंबर 11 से विभाज्य है। अगर ये 11 से विभाज्य है तो हम देखेंगे यहाँ पे सम स्थानों पे स्थित अंकों का योग हो रहा है 9, 0 और 9 मिला के 9 हो रहा है। तो 1 और कितना मिला के 9 होगा, 1 और 8 मिला के 9 होगा, ताकि 9 में से 9 घट जाएगा तो 0 मिलेगा, ताकि हमारे 11 से विभाजन के नियम लागू हो जाए। तो इसकी जगह क्या रखना होगा, हमें 8 रखना होगा, यानी ये इसका आंसर क्या है, 8 है। इस तरीके से हम सेकेंडों में हल कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, बस देखते ही तुरंत हल कर सकते हैं। अब चलिए देखिए, ये तो हुआ हमारे NTPC जैसे एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में एकदम एक स्टेप का क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। लेकिन SSC CGL में देख ले हम, CGL में ये SSC के एग्जाम में यही क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया जाता है। जैसे देखते हैं हम कैसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है एक संख्या है जो कि 6 अंकों की है, ये x की जगह पे भी एक अंक है, यानी x एक अंक है। आप इसकी जगह पे 0 से लेकर के 9 तक, एक अंक वाले कितने नंबर्स होते हैं, ऐसे एक अंक वाले नंबर होते हैं 0 से लेकर के 9 तक, यानी 10 टोटल अंकों की बात करो, 10 अंक ऐसे हुए। तो आप यहाँ 0 से लेकर के x जगह पे 0 से लेकर के 9 तक कोई भी नंबर रख सकते हैं। बस जो कहा जा रहा है वो नियम लागू होना चाहिए। अब कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए कि ये संख्या जो है वो 8 से पूरी तरह विभाज्य है। हालांकि ये भी एक ही स्टेप का क्वेश्चन है। देखिए, तो SSC में भी छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
अभी हम देखेंगे कुछ और डिफिकल्ट बना के पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक ही अंक हमें यहाँ रखना है और कहा जा रहा है यक्स का अब छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक आपको रखना है। यानी जो ऑप्शन दिए गए 4 ऑप्शन में से इनमें से सबसे छोटा आप कौन सा रख सकते हैं। हम 8 का पहले नियम ध्यान देते हैं। 8 का नियम क्या है? 8 का नियम है कि भाई 3 स्थानों पर जो लास्ट के 3 स्थान जो हैं, इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान, इन स्थानों पे जो अंक रखे हुए हैं इनसे बनी हुई संख्या, 8 से पूरी तरह विभाज्य होनी चाहिए, तब हम कहेंगे ये पूरा का पूरा नंबर 8 से विभाज्य है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे भाई, अगर हमने यहाँ पे मान लेते पहला ऑप्शन सही करने की कोशिश करते हैं। अगर हमने यहाँ 4 रख लिया तो संख्या क्या बन जाएगी हमारी? 544 बन जाएगी, जो यक्स जो हमने 4 रख लिया। तो 3 अंकों से बनी संख्या हो जाएगी ये 544। 8 से विभाजित करने की कोशिश करते हैं। 8 6 48 हो जाएगा, बचेगा कितना? 6 बच जाएगा। 8 9 64, देखिए बट गया, ये नंबर बट गया। तो हम कह सकते हैं ये संख्या पूरी 4 रखने पे जो बनेगी संख्या ये यहाँ, वो 8 से पूरी तरह विभाज्य होगी। चलिए हमने अभी 4 रख करके देखा, हमें तो छोटी से छोटे नंबर रखना है। तो हम देख लेते क्या, अभी 4 से छोटा, सारे नंबर छोटे हैं 4 से, देखिए। तो हम यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे। अगर हम 1 रखे होते तो संख्या बनती कितनी? 514 बनती। इसे हम भाग करते देखिए 8 से, तो 8 से मिलता है 8 6 48। 8 6 48 के बाद कितना बचता? देखिए 48 3 51, 48 3 51, तो 34 हो जाती। 8 से ना बढ़ती, देखिए। तो ये वाला तो नियम, ये वाला नहीं लागू हो रहा है। अगर हमने 2 रखा होता तो 524 बनती। तो 8 कितना? 8 6 48 हो गया, 48 और 4 52, अब 44 बन जाती। ये भी देखिए 8 से फिर नहीं बढ़ती, तो ये भी नहीं बढ़ सकती थी। लेकिन अब 0 रख के देखते हैं। जैसे ही 0 रखते तो ये हमारी संख्या कितनी हो जाती? 504 हो जाती। संख्या हमारी क्या बन जाती? 0 रखते ही ये 3 अंकों से मिली संख्या क्या बन जाती है हमारी यहाँ पे? 504। 504 बनती है। हम इसे 8 से विभाजित करते तो 8 6 48, 2 बच गया और 4 8 3 24, देखिए ये भी बट गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि दो, एक तो ये रखने पे हो रहा है 4 रखने पे, और एक 0 रखने पे। इन दोनों में देखेंगे आप छोटा पूर्णांक कौन सा है? भाई ये सबसे छोटा पूर्णांक ये हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन ये सही हुआ। तो एसएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें आपको 2 ऑप्शन सही होते नजर आएंगे, लेकिन वो दिया रहेगा कुछ ना कुछ टेक्निकल वहाँ पे पूछ रहा है, तो आप जल्दी में नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन, आपको ध्यान से पढ़ना होगा लैंग्वेज को। यहाँ पे ये कह रहा था छोटा पूर्णांक, तो छोटा 4 और 0 में छोटा 4 है, मतलब 0 है, तो 0 वाला हमारा आंसर होगा, ना कि 4 वाला। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन एसएससी में और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ऐसे देखिए, ये है 6 अंकों की एक संख्या, यहाँ पे कहा जा रहा है 6 अंकों वाली 2 संख्या हैं, एक संख्या ये, एक संख्या ये है, और कहा जा रहा है क्रमशः ये 11 और 72 से विभाज्य है। यानी ये वाले 11 से विभाज्य है। क्रमशः कहा जा रहा है ना, क्रमशः पहला पहले के लिए, दूसरा दूसरे के लिए। तो पहला यानी 11 से ये विभाज्य है, और दूसरी वाली किससे विभाज्य है? 72 से। तो हम इन पे नियम लगाते हुए जो है हमें निकालना है 5x, यानी पहले हमें मान निकालना है 5x माइनस 2y का। लेकिन पहले हमें x का मान मिले, y का मान मिले, तब तो हम यहाँ रख करके निकाल पाएंगे। तो हम x का मान यहाँ निकालते हैं, क्योंकि ये नंबर 11 से विभाज्य है, तो 11 वाला नियम लगाएंगे। तो अगर हम देखें, चूँकि ये विषम स्थान पे पहला अंक जो हमें ज्ञात करना है वो विषम स्थान पे ही है, तो विषम स्थान वाला पहले ना जोड़ के हम सम स्थानों वाला अंकों का योग जोड़ते हैं। तो 3 में 6 जोड़ा हमने, तो ये कितना हो गया? 9 हो गया। 9 में 4 जोड़ा तो 9 4 13 हो गया, यानी सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग हो गया 13। अब हम देखते हैं विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग। तो ये हो गया 2 और 5 7 हो गया। 7 में कितना जोड़ेंगे तो आप 13 पहुंच जाएंगे। 7 में हम जोड़ेंगे 6, यानी x का मान निकल के आ गया 6। क्यों भाई? चूंकि यहाँ पे भी अब विषम स्थानों पे भी स्थित अंकों का योग 13 आना चाहिए था, ताकि 13 में से 13 घट जाए और 0 हो जाए, और 0 हो जाएगा तभी हमारा 11 से विभाजित होने वाला नंबर हो पाएगा। तो इस तरीके से x का मान हमने 6 निकाल लिया। अब y का मान निकालने चलते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला? x का मान आया हमारा 6। अब y का मान निकालना है हम। y का मान निकालना हम देखेंगे ये 72 से विभाज्य है, तो 72 को पहले हम 2 सह अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे, यानी 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ेंगे जिनका मासा 1 होता है, यानी जिनका कॉमन फैक्टर
1 होता है। तो हम तोड़ लेते हैं 1, इसको तोड़ लेते हैं 8 गुणे 9 में। देखिए इनमें कुछ गुणे में कॉमन नहीं हो पाएगा इन दोनों जोड़ों में। अब इसे हम 8 से विभाजन का नियम देखेंगे और 9 से विभाजन का नियम देखेंगे। अगर हम 9 से विभाजन, क्योंकि दोनों से विभाजित होगा तभी 72 से विभाजित होगा, तो हम 8 से ना दे करके 9 से देख लेते हैं। यहाँ पे 9 से जब हम देखेंगे तो अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो हम अंकों का योग लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया 5 3 8, 8 7 15 और 7 15, 15 4 19। 19 में अभी कितना जोड़ेंगे हम, 19 के बाद हमें 9 से विभाजित करना है। 19 में कितना जोड़ दें, 8 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा। 8 जोड़ दें तब हमारा ये 27 हो जाएगा और 9 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि y की जगह 8 रखना होगा। 8 रखने के बाद हम 8 से भी चेक कर लेते हैं कि 8 से बटेगा। ये 8 से रखेंगे तो 3 अंकों का बन जाएगा, 3 अंकों की संख्या बन जाएगी इतनी, 8 9 72, 6 8 28 64, ये 8 से भी बट रही है। यानी हमें y का मान क्या मिला, y का मान मिला 8। तो y बराबर हमारा आ गया 8 इस तरीके से। अब हम ये मान हम रख लेंगे। हमने क्या क्या निकाल लिया, x बराबर 6 और y बराबर 8। x बराबर 6 निकाला और y बराबर 8 निकाला हमने। तो अब यहाँ रख लेते हैं, 5 गुणे 6 हो जाएगा, यानी 6 पंचे 30 हो गया। भाई यहाँ रख रहे हैं हम 5, ये x का मतलब गुणे में है, गुणे x की जगह 6 रखा, 6 पंचे 30 हो गया। इसमें से घटाया हमने y की जगह 8 रख करके, तो 8 दूनी 16 हो गया, घटाया हमने तो कितना आया, 14 आया। तो ऑप्शन डी सही हो गया हमारा। तो इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी में आते हैं। अगला हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये संख्या 9 अंकों वाली एक संख्या है। ये 9 अंकों वाली जो संख्या है ये विभाजित होती है किससे, 99 से। अब यहाँ पे भी देखिए ये 99 से विभाजित होती है। 99 का हमने कोई विभाजन का नियम पढ़ा नहीं, हम इसे 2 भागों में तोड़ लेते हैं चूँकि भाज्य संख्या है। तो 9 गुणे 11 में तोड़ लेते हैं हम, दोनों सहभाज्य संख्या हैं। 9 से विभाजन का नियम हम चेक करेंगे और 11 से चेक करेंगे। चलिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये x + y + z। अच्छा हम पहले 11 का नियम चेक करते हैं। तो विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग निकालते हैं हम। 7 और ये 8 हो गया, 15 हो गया, 15 और 6 हो गया, 21 हो गया, 21 और 8 हो गया, 21 और 8 मिलाकर कितना हो गया, 29 हो गया, 29 और 9 हो गया, 29 और 9 हो गया हमारा कितना, 38। 8 7 15, 6 21, 21 21 8 29, 29 29 1 30 और 8 38। विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग आया 38। अब सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग 38 आना चाहिए या 38 से 11 अधिक आना चाहिए, ताकि अंतर जो है वो 11 मिले या 11 का मल्टीपल मिलने के लिए और अधिक आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं। देखिए अब हम चल रहे हैं अब सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, 0 और x जोड़ करके, 0 और x जोड़ा हमने तो x ही मिला, हमें x मिला। फिर इसमें अगला y है, y जोड़ दिया हमने। फिर अगला z है, ये जोड़ दिया हमने। तो हमें क्या, विषम स्थानों पे स्थित, चूंकि एक अंक 0 था तो इतना मिला योग। अब इतने का योग क्या होना चाहिए, इतने का योग हमें देखिए अब इन दोनों का अंतर हमें लेना है। इतने दोनों का अंतर या तो 0 मिल जाए, यानी ये अगर 38 है तो ये भी योग 38 हो जाए, तब हमारा काम बन सकता है कि भाई 38 में से 38 घट जाए, 0 हो जाए। अंतर अगर 0 आ जाता है तो संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। या क्या आ जाए, या 38 से कम आए। देखिए हम देख रहे हैं ऑप्शन में 38 से कम है। 38 से अगर ये x y z का योग कम मिले तो इतना कम मिले कि घटाने के बाद 11 का मल्टीपल मिले, हमें ये देखना है। अगर हमने यहाँ 5 रख दिया, 5 रख दिया, अगर देखिए यहाँ अगर मैं 5 रख देता हूँ तो क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ 5 रख देते हैं तो घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, तब आपको 33 मिल जाएगा। तो ठीक है, 33 मिलने पे देखिए 11 का मल्टीपल है, ये 11 का 3 गुना है। देखिए तो 11 से इसको डिवाइड करूँगा बढ़ जाएगा, यानी संख्या हमारी बढ़ सकती है, यानी यह x + y + z का मान 5 हो सकता है। चलिए और कोई नंबर रख देखते हैं हम। यदि मैं इतनी जगह x + y + z की जगह मैं अगर रख देता हूँ कितना, अगर मैं रख देता हूँ 16, दूसरा ऑप्शन है हमारा ना, 16 रख देता हूँ। 16 घटाऊंगा तो आ जाएगा 22, जो ये भी 11 का मल्टीपल है। तब तो हमारे 2 ऑप्शन सही हो गए भाई, अब ये भी हो जाएगा। अगर मैंने 9 रख दिया तो 9 घटाने पे हो जाएगा कितना, 27 मिल जाएगा। और 27 तो 11 का मल्टीपल नहीं, यानी ये वाला गलत है, ये नहीं हो सकता है। अगर हमने 27 रख दिया तो 27 घटाएंगे तो 11 मिल जाएगा, तो 11 भी 11 का मल्टीपल नहीं, ये भी सही हो गया।
तो हमारे 3 ऑप्शन अगर हम देखें 11 से सही करने के लिए 3 ऑप्शन हमारे सही दिए होते दिख रहे हैं। अब इन तीनों ऑप्शनों में से हमने अभी 11 का नियम अप्लाई किया है ना, अब हम क्या अप्लाई करेंगे, अब हम अप्लाई करेंगे 9 का ऑप्शन। अब हम 9 का ऑप्शन अप्लाई करेंगे। अभी हमें क्या योग मिला था, योग मिला था सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, इतना मिला था, कितना मिला था, हमें मिला था, कितना मिल गया था, 39 मिल गया था, 38 मिला था, ये मिला था हमें। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। अभी 11 के हिसाब से 5, अगर इनका योग मैं 5 रख देता हूँ तब भी 11 से बढ़ जाएगा। अगर मैं इनका योग रख देता हूँ, अगर मैं 9 रख देता हूँ, 9 न रख के 16 रख देता हूँ तब भी बढ़ जाएगा और इससे भी बढ़ जाएगा। ये केवल गलत हो रहा था तो हम इसे नहीं चेक करेंगे अगली बार। अब तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब तो अब हम चेक करेंगे 9 से। 9 से विभाजन का नियम क्या कहता है, अंकों का योग कितना हो जाना चाहिए, 9 से विभाजित होने वाली संख्या मिलनी चाहिए। 38 तो मिल चुका है हमें। ये क्या है, ये विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग है। जब विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग हमने जोड़ लिया तो बचा क्या है हमारा, सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, जिनका हमने योग अभी निकाला था, x प्लस वाई प्लस जेड। चूंकि एक जीरो था, वो जीरो का कोई मतलब नहीं हुआ, यानी टोटल अंकों का योग इतना आया है। इसका मतलब इसकी जगह पे कौन सा रखने पे 9 से भी बढ़ जाता है, ध्यान दीजिए। 38 में यदि मैं ये वाला रखता हूँ, 5 रखता हूँ, इसका मान 5 रखता हूँ, तब भी 11 से तो बढ़ जाएगा, 11 से बढ़ जाएगा हमने देखा। लेकिन क्या ये 9 से बढ़ पाएगा, 5 रखेंगे तो हो जाएगा 43, कितना हो जाएगा 38 और 5 मिला के 43 हो जाएगा। 9 से बढ़ने वाला नंबर नहीं आया तो संख्या 9 से नहीं बढ़ेगी, तो ये भी गलत हो गया। देखिए अगर मैं रखता हूँ 16 रखने पे ये दोनों को जोड़ता हूँ मैं, 8 और 6 14 का 4 हो गया, और 3 1 4 1 5 54 हो गया। देखिए ये 9 से बढ़ रहा है, तो इस केस में सही हो सकता है, चूंकि 11 से भी बढ़ रहा था और 9 से भी बढ़ रहा है, तो ये सही हो सकता है। अभी इसको भी चेक कर लेते हैं, तीसरा वाला जो था, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 5 आया, 8 7 15, और ये 3 2 5 1 6 65 आ गया। देखिए ये 9 से नहीं बढ़ रहा है, तो सिर्फ एक ही केस में बटा, किस में, 16 वाले केस में। तो हमारा आंसर क्या होगा, 16। फिर से हम ध्यान से एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। हमने क्या कहा, सबसे पहले हम क्या किया, हमने इसे दो भागों में तोड़ा जो कि आपस में सहअभाज्य हो। सहअभाज्य ऐसी दो संख्याओं को आपस में सहअभाज्य कहा जाता है जिनके बीच में गुणनखंड के रूप में सिर्फ क्या, कुछ न कॉमन हो, यानी एक ही कॉमन आए, इनका कॉमन फैक्टर एक आए। तो हमने देखा ये दो संख्या हमने तोड़ी। अब कोई भी संख्या यदि 9 से भी बटे और 11 से भी बटे, तब हम कहेंगे वो 99 से विभाजित होगी इनके गुणनफल से। तो अब हम इसी संख्या को चेक करेंगे, क्योंकि ये पहले से कहा जा रहा है 99 से विभाजित हो रही है, तो ये संख्या 9 से भी विभाजित होनी चाहिए और 11 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो हमने जब 11 का यहाँ पे अप्लाई किया तो विषम स्थानों का योग हमारा जो आ गया वो आ गया 38। सम स्थानों पे स्थित अंकों का योग आया x प्लस वाई प्लस जेड, और एक जीरो था तो जीरो का कोई मतलब ही नहीं हुआ। अब हम जानते हैं सम स्थानों पे स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पे स्थित अंकों का योग यदि जीरो आ जाए, या क्या आ जाए, या 11 का कोई गुणनफल आ जाए, मतलब 11 का कोई मल्टीपल जिसे हम कहते हैं, 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, यानी 11 से विभाजित होने वाला कोई नंबर आ जाए, आप ऐसा समझ लीजिए, तब हम कहते हैं कि ये संख्या 11 से विभाजित होगी। तो अगर ऐसा हम अप्लाई करें तो हम देखते हैं कि भाई यहाँ या तो इसका मान 38 आए तभी जीरो आएगा, यहाँ 38 ऑप्शन में है नहीं कहीं कि भाई क्योंकि तीनों का योग ही तो पूछा जा रहा है, हम तीनों का योग ही ऑप्शन में दिया गया हमारा, तो हम इसमें से अगर कोई भी रख रहे हैं तो जीरो नहीं हो रहा है, यानी 38 तो है नहीं इसका मान। तो हमने 5 रखा, जैसे ही 5 रखा तो हमें इनका अंतर आ गया 33, जो कि 11 से बटने वाला नंबर है, तो ये लागू हो रहा है। ऐसे ही हमने 16 रखा, 16 रखने पे अंतर आ गया 22, ये भी लागू हो रहा है। 9 रखने पे अंतर आ गया कितना, 27, जो कि 11 से नहीं बट रहा है, नहीं लागू हो रहा है, ये गलत हो गया। ऐसे 27 रखने पे अंतर आ गया 11, ये भी बट रहा है, देखिए तो 11 से 3 नंबर बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन अगर हम देखें कि 9 से बटने वाला नियम, तो 9 से बटने वाला नियम क्या होगा, सारे अंकों का योग ये इतना हो जाएगा, अब ये अंकों का योग में जुड़ेगा, तो अगर मैं यहाँ 5 रखता हूँ तो जुड़ करके 43 हो जाएगा, 9 से बटने वाला नंबर नहीं आया। 16 रखने पे आ जाता है कितना, 54, जो कि बटने वाला नंबर आ गया 9 से, 9 वाला तो चेक ही नहीं करना चूँकि 11 से नहीं बटा था ये। अगर इसको रखते हैं तो 65 आ जाता है, जो कि 9 से नहीं बट रहा है, तो 11 और 16 दोनों से बढ़ता हुआ नंबर 16 रखने पे पता चल रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर ये हो गया।
तो आप ये ध्यान समझेंगे, इस तरीके के सवाल एग्जाम में आते हैं एसएससी में। अगला हम देखते हैं संख्या क्या है। संख्या ये है हमारी, ये 6 अंकों की संख्या है, अगले सवाल में कहा जा रहा है। और यहाँ पे क्या जा रहा है, जो यहाँ पे स्टार का मार्क दिया हुआ है इसके स्थान पे हमें बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी संख्या लेनी है। कितनी बड़ी संख्या मैं ले सकता हूँ ताकि जो संख्या प्राप्त हो वो 8 से विभाज्य हो। 8 से विभाजन का नियम क्या कहता है कि इनके स्थान पर जो रखे हुए, जो ये यहाँ 1 अंक रख लूँ तो 3 अंकों की जो संख्या बनेगी लास्ट के 3 अंकों से, वो 8 से विभाजित होनी चाहिए। चलिए हम रख के देखते हैं। हमें बड़ी से बड़ी रखनी है तो हम सबसे पहले बड़ी वाली रखते हैं, क्योंकि कह रहा है कौन सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमें मानते हैं, हम मान लेते हैं 9 है, तो 9 हमने उठा कर रख लिया, तो संख्या बन गई 948। ये 8 से बचनी चाहिए। बांटते हैं, 8 से हमने बांटना शुरू किया तो 8 एकन्नम 8, 1 बच गया, 4 हो गया। 8 एकन्नम 8, 6 बच गया, 8 हो गया, 68 बन गया। ये 8 अठाई 64 नहीं बटा, यानी 9 वाली तो नहीं है, ये गलत हो गई। अगर मैं 8 रख लूँ यहाँ पे तो ये बन जाएगा 848। 8 से बांटते हैं तो 8 से क्या हो जाएगा, देखिए 8 एकन्नम 8 और 0 बार जाएगा, फिर 8 छंग 48 कट गया, देखिए पूरा हो गया। तो यानी 8 से बढ़ जाएगा 8 रखने पे, और 8 रखने पे बड़ी से बड़ी संख्या 8 ही है। इसके बाद क्या है, ये छोटी है 8 से भी, ये भी छोटी है, तो हमारा आंसर ये हो गया। इस तरीके से हमने क्या किया, ये चेक कर लिया एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। हमने ये देख लिया डिविजिबिलिटी रूल पे, यानी जो हमने विभाजन का नियम पढ़ा, हर संख्याओं से हम देख करके कैसे पहचान लेते हैं, इन पे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अभी हमने जब डिविजिबिलिटी रूल से पहले हमने पढ़ा था, भाग दे करके कुछ पढ़ा था, उन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम। अच्छा, थोड़ी सी इस पार्ट में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा इस बात की कि एक चीज़ हमें यहाँ चर्चा करनी है। चलिए हम यहाँ चर्चा करते हैं। हमें एक बात की चर्चा करनी है यहाँ पे कि भाई अगर हम कभी इस बात की चर्चा करें, हम यहाँ पे चर्चा करेंगे इस बात की, अगर हम कहते हैं कि भाई 15 गुणे 3, ध्यान से समझेंगे आप इस बात को, चूंकि ये हर जगह अप्लाई होने वाला है। 15 गुणे 3 हमने कहा तो आ गया ये 45। तो हमने कहा था ये क्या है, ये है 15 का मल्टीपल है 45, यानी इधर की तरफ से हम कहें तो ये क्या है, इसका मल्टीपल है। किसका, 15 का मल्टीपल है 45, या हिंदी में हम कह लें तो 15 का पहाड़ा है, 15 का पहाड़ा है क्या है 45। 15 का पहाड़ा या अपवर्तक कहते हैं, हिंदी में अपवर्तक कहते हैं। 15 का अपवर्तक में 45 आया। ऐसे ही देखिए 15 का कितनी बार पहाड़ा पड़ा आपने, 3 बार। अगर उल्टा आप देखिए तो 3 का भी क्या है, 3 का भी मल्टीपल है 45। तो आप इधर जो दोनों गुणे के रूप में हैं, इनको आप कह सकते हैं इनका मल्टीपल है 45। लेकिन अगर 45 की तरफ से उल्टा बोलेंगे, 45 का, या यहाँ पे हाँ एक चीज़ और हम बोलते हैं, 15 का गुणज है 45। गुणज मतलब होता है कि जिसका गुणज कह रहे हैं उसमें किसी से गुणा करने पर जन्म लेने वाला। जा मतलब जन्म लेने वाला, गुणा मतलब गुणा हो गया, यानी जैसे हम कहें 15 का गुणज है 45, तो 15 में गुणा करेंगे तो उसका जन्म होगा, जिसका वो होगा गुणज। तो 15 का गुणज भी कहा जाएगा ये 45, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल। 15 का मल्टीपल है 45। उल्टा देखेंगे आप तो 45 का गुणनखंड है 15। ऐसे ही गुणनखंड मतलब गुणे के रूप में, अगर मैं 45 को 2 खंड में तोड़ दूं गुणे के रूप में, जो दोनों आपस में गुणे से जुड़े हुए हों, तो एक एक खंड को क्या कहेंगे, गुणनखंड। किसका गुणनखंड, 45 का। क्योंकि मैंने 45 को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, देखें ये, और दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह लगाया है, तो कैसे खंड हैं इसके, गुणे के रूप में जुड़े हुए खंड हैं। तो 45 का गुणनखंड कहूँगा तो 15 भी गुणनखंड है, 3 भी गुणनखंड है। और हमने यहाँ बात की थी, ये जुड़ा गुणनखंड है, इसको फैक्टर कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, 45 के फैक्टर हैं, 3 फैक्टर है, 15 फैक्टर है इसका। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ, यहाँ पे ये बात किया जाए कि अगर इसके मैं एक गुणनखंड से भाग देता हूँ, ध्यान देना, अगर मैं इसके एक गुणनखंड से, किसके 45 का एक गुणनखंड है 15, यदि मैं 45 के एक गुणनखंड से भाग देता हूँ 45 में, फिर से हम समझते हैं यहाँ। अभी हमने कहा 45 को 2 टुकड़ों में तोड़ दूं मैं, तो एक इसका टुकड़ा आया 15, एक आया 3। अब हमने ये जाना कि भाई जो इसके गुणनखंड हैं उनसे, जैसे 45 का गुणनखंड है 15, यदि इससे 45 में भाग दिया जाए, 45 भाग दिया जाए,
तो ये पूरा पूरा बढ़ जाता है, और पूरा पूरा इसका मतलब होता है 15 से 45 भाग दिया जा रहा है, और बटने पे क्या आता है, जो दूसरा वाला इसका टुकड़ा था वही आंसर आता है, 3 आया। और ये 3 क्या है, इसका मतलब इतने का मान है 3, इतने का मान 3। जब हम 45 से 15 में भाग दे रहे हैं तो जो निकल के आ रहा है वो 3 है, और ये 3 क्या है, इसका मतलब 45, इसका मतलब ये ऐसे समझेंगे आप, 45 को 15 बराबर भागों में बांटा जा रहा है, और हर एक भाग का मान आया 3। इसका मतलब ये हुआ 3 3 करके कितने भाग, 15 भाग, 3 मतलब 15 भागों में 45 को मैंने 15 बराबर भागों में बांटा, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब 45 को 15 बराबर भागों में बांटा जा रहा है, और इसका मतलब है एक भाग का मान आएगा 3। यानी इस तरीके से 15 भाग बनेंगे, 3 3 के 15 भाग। तो हमने पढ़ा था भाई कि चाहे हम 3 3 को 15 बार जोड़ लें, 3 3 को 15 बार हम जोड़ लें, तब हमें क्या 15 भाग है ना, 3 बार अगर हम जोड़ लें 3 3 को 15 बार, तो हमारा क्या निकल के आएगा, फिर से 45 आ जाएगा। या इसी को हमने कहा था कि 3 को कितनी बार है, जितनी बार है, 3 को बार बार लिख रहा हूँ, 3 को जितनी बार लिख रहा हूँ उसी से गुणा कर दूँ मैं, तो तब भी वही मान आ जाता है। तो ये सब घूम घुमा के वही बातें हैं जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, बस हमारे समझ में आना चाहिए ये, क्योंकि हम ये सवालें जब लगाएंगे, यहाँ पे एक सवाल कल हमने समझाई थी, वो सवाल एकदम सिंपल सी ऐसी ही है। अच्छा चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं, उस सवाल की थोड़ा सा बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए अगर हमारे पास एक 45 है मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा ऐसी बहुत सी सवालें हम आगे हल करने वाले हैं, इसलिए इस पर हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। अगर 45 है हमारे पास, मैं कह रहा हूँ कि ये 3 गुणे 15 मैं इसे लिख सकता हूँ, ठीक है, 3 गुणे 15 लिख सकता हूँ मैं। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है, अभी हम देख रहे हैं 45 क्या है, 45 15 से भी बढ़ जाएगा, 3 भी 15 से, मतलब 45 3 से, देखो 15 से बटेगा तो 3 देगा, एक भाग का मान होगा 3। अब यही चीज़ें आपको समझना है, अगर मैं कह रहा हूँ 45 15 से बट रहा है तो इसका मतलब 15 यहाँ आ गया, उधर गुणे में था इधर उठा लाया, इधर क्या बचा 3। लेकिन हम समझेंगे क्या, 45 को मैंने 15 भागों में अगर तोड़ा बराबर भागों में, 45 में 15 का भाग देने का मतलब है 45 को 15 बराबर भागों में तोड़ना, और एक भाग का मान आया 3, ठीक है, एक भाग का मान आया 3। यानी ऐसे 3 3 के 15 भाग होंगे, उनको अगर मिला लिया जाए तो फिर 45 मिल जाएगा हमें, या 3 में 15 का गुणा कर लिया जाए फिर 45 मिल जाएगा। ठीक यही चीज़ है कि भाई अगर मैं कहूँ 45 को मैं 3 से भाग दे दूँ तो एक एक भाग का मान मिलेगा, जो मिलेगा 15, यानी 15 15 के 3 भाग मिलेंगे, तीनों को जोड़ लीजिए या 3 से गुणा कर लीजिए तो फिर 45 पहुँच जाएंगे हम। हाँ यहाँ अब हम क्या बात करने वाले हैं, अब हमारी कहानियाँ इंपॉर्टेंट कहानी अब शुरू होती है, इसको ध्यान देंगे जो हम कहने वाले हैं। कल हमारा सवाल इससे जुड़ा हुआ था, आज वो हम बात करते हैं। मैंने अभी आपको ये समझ में आ गया कि भाई यदि 45 को भाग दिया जाएगा 15 से तो पूरी तरीके से बढ़ जाएगा, और एक भाग का मान आएगा 3। यदि 45 को 3 से भाग दिया जाएगा तो एक भाग का मान आएगा 15, ध्यान देना, ये 15 आ जाएगा। अब मैं ये कहने वाला हूँ कि अगर 45 का मैं क्या करूँ, 45 के 3 भाग, जैसे मैंने 15 से भाग किया, मान लीजिए मैं 15 से भाग करता हूँ 45 को, 45 को मैंने 15 से भाग किया तो एक भाग का मान आया 3। हमें ये भी अब पता है कि 3 3 के कितने भाग होंगे, 15 भाग। यदि मैं ये कह दूँ 3 के 15 भाग ना लेता हूँ मैं, 3 के कितने भाग लेता हूँ, 3 के मैं 14 भाग लेता हूँ, तो उनका योग कितना हो जाएगा, 14 से गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 14 कितना, 14 और त्रिक कितना हो जाएगा, 42, ये हो जाएगा। अब ये मैं कहूँगा कि 14 त्रिक जो 42 आया, ये 42 भी 3 से विभाजित होगा कि नहीं विभाजित होगा, देखिए 42 भी हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर एक भाग को हम छोड़ भी दे रहे हैं, अगर मैं एक भाग को छोड़ भी दे रहा हूँ तब भी क्या होगा, वो 3 से विभाजित हो जाएगा। चलिए अभी इतना आप समझिए यहाँ पे, इसके बाद हम जब सवाल लेंगे तब वहाँ पे हम डिटेल में समझेंगे एक एक भाग को कैसे हल होता है। जैसे अगर मैं कल के सवाल की थोड़ी सी चर्चा कर दूँ, कल के सवाल क्या था कि भाई कोई अगर आपको दे रहा है 45 दे रहा है,
45 दे दे अगर वो 3 गुणे 15 कर दें। अगर वो 45 न दे करके आपसे कह दे कि भाई हम आपको कितना दे रहे हैं, एक कम दे दें, 44 दे रहे हैं। हम आपको 44 दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इसे मैं 3 से बांटना चाहता हूँ। देखो, मैं इसे कहता हूँ 3 से मैं बांटना चाह रहा हूँ, इसे 3 से बांटना चाह रहा हूँ। यदि 45 होता तो 3 से बढ़ जाता, लेकिन अब 44 है, तब मैं इसे 45 से बांटना चाहता हूँ। तो इसमें कितना मैं घटा दूँ, देखो इसमें मैं कितना घटा दूँ कि इसका मान क्या हो जाए, इसका मान जो घटाने के बाद जो बचे वो 3 से बढ़ जाए। अभी हमने छोटा सा सवाल लिया, इसलिए आपको ये आसानी समझ में आ जाएगा। कल एक बड़ा सा सवाल था तो वहाँ पे आपको लग रहा था कि वहाँ पे कुछ अलग हो रहा था, वही सवाल सेम चीज़ हो रही है। हमने अभी कहा ना कि अगर मैं 3 से विभाजित करूँगा इसको तो एक भाग का मान कितना है। अगर मैं 15 से, देखिए ये वाला जो भागफल है, 15 से विभाजित करूँगा, एक का मान 3-3 के टुकड़े बनेंगे, 3-3 के टुकड़े बनेंगे। ऐसे में अगर 3-3 के टुकड़े बनाता हूँ तो भाई अगर मैं 14 टुकड़े इकट्ठा कर लूँ तब भी तो वो भी तो 3 से विभाजित होगा। 14 गुणे 3 कर लूँ तो कितना पहुँचा मैं, 42 पे। ये 42 क्या है, 3 से विभाजित है, 3 से पूरी तरह विभाजित होगा। तो इसका मतलब 42 3 से विभाजित होगा, तो मुझे यहाँ से कितना छोड़ना पड़ा, 2 केवल छोड़ना पड़ा। तो यानी हमें यहाँ जितना अधिक था ये केवल 2 छोड़ने पे यहाँ आ गया। लेकिन निकाले कैसे हम, यहाँ से 14 भाग लिए, पहले कितना होता, पहले 15 भाग होता, 45 तक पहुँचने के 15 भाग होता। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल हम देखेंगे और सवाल लेंगे, जो अन्य तरह के सवाल, किस प्रकार के सवाल आते हैं, उन सवालों को हम यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे कि हम कैसे आसानी निकाल पाते हैं। इन्हीं छोटी छोटी बातों को घुमा घुमा के दिया जाता है, घुमा घुमा के हमें उसे एग्जैक्टली समझना होता है। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल इसके आगे देखेंगे।